सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि धारा के चुंबकीय प्रभाव को, और अब हम कर रहे हैं उसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं डिस्कस, वो ये है हमारे बीच कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम जिसको कह सकते हैं, यानी कि बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, द डिवाइस विच इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक ऐसा यंत्र समझ लीजिए या डिवाइस समझ लीजिए जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि धारा को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो इसमें से कौन सा वो डिवाइस है जिससे धारा प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है, या यानी कि धारा उत्पन्न होती है। अब धारा उत्पन्न का मतलब हम समझ सकते हैं, यहां से करंट बनता है। उत्पन्न का मतलब क्या होता है? बनना। तो इनमें से कौन सा वो यंत्र है जिससे करंट को बनाया जाता है, यानी कि करंट को उत्पन्न किया जाएगा। अब उत्पन्न कैसे होगा? अपने आप तो करंट उत्पन्न होगा नहीं। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक एनर्जी को लेना पड़ेगा और उस एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा एक ऊर्जा का परिवर्तन, और उस ऊर्जा को हम परिवर्तित करके किसमें बदल देंगे? वैद्युत ऊर्जा में बदल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं: जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। अब इनके नाम पे जाते हैं। जनरेटर यानी कि जनरेट, यानी कि जनरेट करना। तो किस चीज को जनरेट करना? ऑब्वियसली करंट को ही जनरेट करता है। हम सभी को पता है, शादियों में भी हम गए हैं, है ना। वहां पर क्या होता है, हम डीजल डालते हैं और एक बहुत आवाज करता है, डक 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 डक, और उसके हिसाब से हमारे यहाँ लाइटें आ जाती है। आप सभी ने देखा भी होगा। बारात के दौरान भी जो आगे को एक पुश करते हुए, खींचते हुए लेके जाते हैं, एक जनरेटर ही होता है, जिससे कि क्या होता है, पीछे सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो बात अगर मैं सीधे बोलूं, जनरेटर का काम क्या है? उसके अंदर कुछ ऊर्जा दो, जिसके कारण वो क्या करेगा? अंदर घुमाएगा एक आर्मेचर को। आर्मेचर घूमेगा किसके बीच? दो चुंबकों के बीच। और चुंबकों के बीच जब भी कोई कॉइल घूमती है, जब भी कोई कॉइल यानी कि कुंडली, दो चुंबक, चुंबक नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनके बीच घूमना शुरू करती है, तो क्या उत्पन्न हो जाता है? धारा। यानी कि जनरेटर विल बी द डिवाइस विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। जनरहित ही वो यंत्र होगा जो धारा को उत्पन्न करता है। ना बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है धारा का मापन करना। क्या करता है ये? मेजरमेंट ऑफ करंट करता है। बहुत ही स्मॉल करंट को, मिली एम्पियर्स में, माइक्रो एम्पियर का जो धारा होती है, उसका ये मापन करता है। एमीटर की बात करें तो एमीटर भी हमारा धारा को ही मापन करने के काम आता है। तो एमीटर से करंट मेजर किया जाता है। तो सर फर्क क्या होता है इन दोनों के बीच? तो जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्ट करता है, इसकी सुई बीच में होती है, ये इधर भी घूम सकता है, ये इधर भी घूम सकता है, यानी कि ये दोनों डायरेक्शन में कहीं भी घूमेगा, लेकिन ये करंट की डायरेक्शन भी बता देगा। बट लेकिन जो एमीटर होता है उसकी सुई एक कोने में होती है और वो ऐसे ही घूमती है, जीरो यहां होगा और ये इधर ही घूमेगी। यानी कि एमीटर करंट की डायरेक्शन नहीं बताता, धारा की दिशा नहीं बताता, परंतु गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा के साथ साथ धारा का परिमाण भी बता देता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोटर। तो मोटर तो आपको पता ही है कि मोटर का काम क्या होता है। मोटर के लिए तो भैया पहले बिजली का बटन दबाओ, तब जाके मोटर घूमेगी। यानी कि यू हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आफ्टर दैट द इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क्स। यानी कि पहले आपको उसको विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद क्या होती है, मोटर टक 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 घूमना शुरू करेगी। यानी कि बात करें मोटर की, तो मोटर घूमना कब शुरू करती है? जब आप उसको एक ऊर्जा दोगे। और कौन सी ऊर्जा दोगे? विद्युत ऊर्जा। यानी कि यू हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आफ्टर दैट द इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क्स। तो मोटर बेसिकली क्या है हमारे पास? ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल और आसान। यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नोट भी करेंगे, यंत्र भी पूछा जाता है कई बार कि कौन सा किसको परिवर्तित करता है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जल्दी से मोटर के आगे लिखेंगे भी, और ऑप्शन तो खैर जनरेटर है ही हमारा। फिर बात करते हैं जनरेटर पे थोड़ी सी और। नाउ अगर हम बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर में इसको उल्टा घुमा दो, मोटर का उल्टा हो गया जनरेटर में। तो मोटर क्या करेगी सर? तो मोटर कर देगी हमारी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। सॉरी, जनरेटर जनरेटर क्या कर देगा? तो जनरेटर कर देगा हमारा मैकेनिकल एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा कौन? हमारा जनरेटर। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देगा? ये कर देगा हमारे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। याद रखिएगा, जनरेटर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। दो तरीके के जनरेटर होता है, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनरेट यानी कि एसी जनरेटर, एक होता है दिष्ट धारा जनरेट यानी कि डीसी जनरेटर। ठीक है, दोनों में बस फर्क मैंने बताया था, स्लिप रिंग्स का होता है, कम्यूटेटर होता है। ऐसे ना, एक में क्या होती है, ऐसे तार चिपकी होती हैं, दो रिंग्स होती हैं, और एक में बस एक ही रिंग होती है, ऐसे बस वही घूमती है। ठीक, ये हमने इसको पूरा अच्छे से डिस्कस भी किया था। चलिए नोट करेंगे इसे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी नोट करना, इसका आंसर जनरेटर होगा, जनरेट इसका उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एसी जनरेटर एंड द डीसी जनरेटर। देखिए वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, जो मैं आपसे बोल ही रहा था कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है प्रत्यावर्ती धारा के जनरेटर में और दिष्ट धारा के जनरेटर में, यानी कि डीसी जनरेटर में और एसी जनरेटर में क्या फर्क। एसी जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल अ डीसी जनरेटर हैज अ परमानेंट मैग्नेट। ऐसा नहीं है, दोनों के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक परमानेंट मैग्नेट फिक्स होता है अंदर, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डीसी जनरेटर भी जनरेटर हायर वोल्टेज, जो दिष्ट धारा का जनरेटर है वो क्या करता है, हाई वोल्टेज यानी कि उच्च विभव का हमारे पास क्या करता है, वोल्टेज देता है। ऐसा भी नहीं है, दोनों का वोल्टेज जो होता है फर्क करता है, पर एक का वोल्टेज समय के साथ साथ बदलता है और एक का वोल्टेज फिक्स रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग, समय के सापेक्ष में। एसी जनरेटर भी जनरेटर हाई वोल्टेज, ऐसा नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था रिंग्स का फर्क होता है, यानी कि सिर्फ एक रिंग का फर्क है। तो एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होती हैं, अलग अलग सी रिंग होती हैं, और डीसी जनरेटर में होता है कम्यूटेटर, जिनको हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। बस इतना ही फर्क है दोनों के अंदर, जिसके कारण एसी जनरेटर से हमें जो धारा मिलती है वो इस प्रकार मिलेगी, यानी कि जो समय के साथ साथ बदलती जाएगी। वहीं पर डीसी जनरेटर से एक ऐसी धारा मिलेगी जो समय के साथ साथ बदलेगी नहीं, जिसका मान फिक्स होगा, उच्च मान तक चलेगी। हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये देखना भी नहीं है आपने, बस इसे समझ लेना। ठीक है, आपको सिर्फ मतलब किससे है कि कम्यूटेटर यहाँ पर होता है, यहाँ की यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग होती है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे एंड फिर आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, सबसे पहले तो ये सवाल है। शॉर्ट सर्किट होता है जब लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ जाती है और ओवरलोडिंग हो जाए, तो करंट एकदम तेजी से बढ़ जाता है। जो करंट एकदम तेजी से बढ़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, नील हो जाता है, करंट इंफिनिटी चला जाता है, यानी कि अनंत पहुंच जाता है। और इस केस में क्या होगा कि जब करंट एब्रप्टली बहुत तेजी से बढ़ जाएगी धारा, तो हमारे सर्किट में आग लग जाती है। दिस मतलब बेसिकली वहां पे क्या हो जाता है, डैमेजेस शुरू हो जाता है हमारे सर्किट में, परिपथ में डैमेज शुरू हो जाता है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग, इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। सो बेसिकली क्या है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है घर में, तो करंट जो सर्किट में होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। डज नॉट चेंज, धारा सेम रहती है, समान रहती है। इंक्रीजेज हैवीली, बहुत तेजी से बढ़ता है, या वेरी कंटिन्यूसली, तो आपका आंसर होगा बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। करंट इतना बढ़ जाता है कि हमारा रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है शॉर्ट सर्किट में, और करंट जो है भैया वो हो जाता है हमारा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। तो अनंत करंट का मतलब इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि आग लग जाएगी, एकदम फुलझड़ी जैसा हो जाता है पूरा सीन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग से कहते हैं कि बहुत सारे डिवाइस हमारे घर और बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, एकदम आग पकड़ लेती है बहुत तेजी से, और जिसके लिए काफी नुकसान भी होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई करंट लीकेज के कारण यहाँ पर आग वाग भी लग जाती है। तो क्योंकि करंट यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, इतना ज्यादा धारा यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, यानी कि बहने लग जाती है, क्योंकि प्रतिरोध जो तारों का होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही सत्य है या फिर गलत है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो मोटर होती है वो मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा को बदल देती है विद्युत ऊर्जा में, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एफ मतलब फॉल्स। ठीक है, ये की कथन गलत है। सेकंड कह रहा है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलती है, उल्टा हो गया, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दूसरा है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि जो जनरेट है वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। तो बिल्कुल आपका ये आंसर ट्रू है, क्योंकि यही बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। थर्ड कह रहा है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल जब सर्कुलर हम बना देते हैं कॉइल,
तो जब सेंटर की बात आती है तो यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक समान होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर करंट कैरिंग जब भी स्ट्रेट में जाएगा, यानी कि सेंटर की हम बात करेंगे इस कॉइल के, सो इट विल बी अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज ट्रू। अ वायर विद इन अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। एक ऐसी तार जिसको हरे रंग के प्लास्टिक यानी कि इंसुलेशन यानी कि कुछ अलग से रखा हुआ होता है, ढका हुआ होता है, वो हमेशा एक लाइव वायर होगी ना, वो होती है हमारी अर्थ वायर। लाइव वायर तो रेड कलर की होती है, लाल कलर के इंसुलेशन से रखी जाती है। तो चलिए ये सारे पॉइंट्स नोट करेंगे ट्रू फॉल्स के साथ एंड फिर हम आगे बात करेंगे और क्वेश्चंस की। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन थे जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना था, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। तो हमने यहाँ पर बता दिए, एफ मतलब गलत है, फॉल्स है, टी मतलब ट्रू है यानी कि सही है। ठीक है, जल्दी से इसे लिखेंगे एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, लिस्ट 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऐसे 3 सोर्स बताओ, ऐसे 3 स्रोत बताओ जहां से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सोचो कहां से होता होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, तो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है चुंबक से, सिंपल सी बात है, चुंबक से ही तो निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलता है, मैग्नेट से। तो कहां है मैग्नेट, जहां मैग्नेट वहां चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जहां चुंबक वहां पे चुंबकीय क्षेत्र, जहां मैग्नेट वहां मैग्नेटिक फील्ड। तो जो 3 सोर्स है, सबसे पहला हो सकता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और तीसरा हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट हो गया, फिर हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, और तीसरा हो सकता है करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। 3 स्रोत क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, तो 3 स्रोत होता है हमारे। सबसे पहला स्थायी चुंबक, दूसरा वैद्युत चुंबक, और तीसरा धारावाही चालक। नोट करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सोलिनॉइड कैसे बिहेव करती है मैग्नेट की तरह। तो जो सोलिनॉइड यानी कि परिनालिका होती है, उस पर आप क्या कर दो, कॉपर के लपेटे मार दो बहुत सारे, है ना। एक कार्डबोर्ड ले लो या एक लोहे का टुकड़ा ले लो, और उसके ऊपर कॉपर के क्या कर दो, लपेटे कर दो, फेरे करना शुरू कर दो, और उसके अंदर करंट जैसे ही आप दौड़ाओगे वैसे ही ये क्या बन जाएगा, हमारा एक मैग्नेट बन जाएगा। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। बिल्कुल, आप एक बार मैग्नेट को रखिए, आप इस बार मैग्नेट से बिल्कुल आप सोलिनॉइड की क्या पहचान सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को पहचान सकते हैं। कैसे, क्योंकि जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या चलता है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको पता है कि ये बार चुंबक का नॉर्थ है, अगर आपने बार चुंबक के नॉर्थ को यहाँ रख दिया, और अगर ये परिनालिका का नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे, है ना। तो बार चुंबक में अगर आपने नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव सोलिनॉइड के पास रख दिया, और उत्तरी ध्रुव को क्या लगने लगा, एक प्रतिकाशित बल लगने लगा, यानी कि एक रिपल्सिव फोर्स फील करने लगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है। वहीं पर अगर नॉर्थ को रखते हैं और नॉर्थ अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या रख दिया, नॉर्थ पोल को रखा और नॉर्थ होने लगा भैया अट्रैक्ट, नॉर्थ इस टाइम अट्रैक्ट होने लग गया, यहाँ खींचा चला आया, तो यानी कि यहाँ पर साउथ पोल है। तो यस वी कैन डिटरमाइन द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अ सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट बाय दिस मेथड। यानी कि यस, हम बार चुंबक से हम क्या पहचान सकते हैं, एक परिनालिका के नॉर्थ ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पहचान सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था, सिंपल से इसके आंसर की थ्योरी देनी है, ज्यादा इसमें घुमाने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर को, सिंपल लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द फील्ड इज लार्जेस्ट। यानी कि जब भी आप धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर सबसे ज्यादा बल कब लगेगा। तो मैंने आपको बताया था जब वो परपेंडिकुलर होगा। एक्चुअली इसके हाईली एक क्लास में फॉर्मूला भी हम पढ़ते हैं, बट आपको अभी ध्यान में रखना है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, तो कैसे रहे, प्लेस्ड परपेंडिकुलर, यानी कि व्हेन दिस वायर और अ कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, यानी कि ये लंबवत
रखने पर, तो जब हम इस कंडक्टर को लंबवत रखेंगे यानी कि 90 डिग्री पे रखेंगे तो यस देयर विल बी अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, देयर विल बी अ मैक्सिमम फोर्स, यानी कि 90 डिग्री पर रखने पर, परपेंडिकुलर रखने पर यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या लगेगा, बल लगेगा हमारे इस कंडक्टर यानी कि चालक पे, जिसके अंदर पहले से ही धारा बह रही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये करंट कह रही है ना, धारा तो पहले से ही बह रही है। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू द वॉल। आप एक जगह पे बैठे, एक चैम्बर पे बैठे, आपकी बैक यानी कि आपकी कमर दीवार की तरफ लगी हुई है, ऐसे जैसे पीछे मान लो ये दीवार और मैं बैठा हूँ। ठीक है, अब क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल। आपके पास क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, बीम मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, यानी कि आप यूं हैं और आपके पीछे से आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन यूं आया, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे समझो, तो इलेक्ट्रॉन यूं आ रहा है फ्रॉम द बैक टूवर्ड द फ्रंट वॉल। ठीक है, आगे की दीवार की तरफ जा रहा है, पीछे की दीवार से आगे की तरफ ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि इससे ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा तो धारा कैसे जा रही होगी, धारा उल्टी जा रही होगी। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट बहता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा होगा तो करंट ऐसे जा रहा होगा, यानी कि इस दीवार से बाहर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो करंट इस दीवार के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। आगे उसने बोला फ्रॉम बैक इट इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द राइट साइड। अब इलेक्ट्रॉन यूं आ रहा था, जुम 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 जुम, और इधर चला गया, राइट तो यही है ना मेरा, यानी कि डिफ्लेक्ट यहां हो गया, तो फोर्स कहां लगा उसे, इधर की तरफ, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन यूं आ रहा है तो फोर्स कहां लगा उसे, इधर, यानी कि धारा कैसे बह रही थी, अंदर, तो करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट बह रहा है। ठीक है, ये करंट बह रहा है, ये बह रहा है आपका फोर्स, तो करंट फोर्स हमसे पूछिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए हमारे पास होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि अंगूठा बताएगा फोर्स, ये वाली उंगली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र और ये बताएगा करंट। बताओ कहां गया चुंबकीय क्षेत्र, इधर नहीं, कैसे, उसी तो दिशा बतानी है, बल लगा उधर, ऐसा अपना अंगूठा, फोर्स इधर लग रहा है, करंट इधर चल रहा है, देखो ये उंगली अंदर की तरफ है, तो कहां जाएगा, करंट चल रहा है अंदर की तरफ, फोर्स लग रहा है उधर की तरफ, यानी कि करंट इधर, फोर्स इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, यानी कि नीचे, डाउनवर्ड। देखो ये होता है ऊपर, ये होता है नीचे, फेस के सामने होता है नॉर्थ, पीछे होता है साउथ। ठीक है, यानी कि सामने होता है उत्तर और पीछे होता है दक्षिण। ठीक है, तो ये बात याद रखना, धारा ऐसे जा रही थी, बल इधर को लगा ठड़क, तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। कैसे सर, ऐसे देखो ना, ये उंगली कहां जा रही है, मेरी उंगली कहां पॉइंट कर रही है, करंट अंदर की तरफ, फोर्स इधर लगा उसे राइट साइड, मेरा राइट ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो यानी कि इट विल बी द डाउनवर्ड। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आगे के क्वेश्चंस और भी करेंगे और यहीं पर हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट भी होता है क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के साथ। तो चलिए इसके बाद अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर के रिवीजन करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।